हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल टारगेट लॉ लैब में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को वेल कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके सामने इंडियन पेनल कोड के चैप्टर 8 को लेकर आई हूँ, जो आपके हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी एग्ज़ाम जो भी जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके हर एक स्टेज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसे आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा, और यदि कहीं कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ भी ऐसा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। मैं आपके उस कमेंट को और उसका जो भी क्वेश्चन होगा उसको सॉल्यूशन जल्द से जल्द देने का प्रयास करूँगी। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी आईपीसी को, और यहाँ वहाँ की बातों को छोड़कर तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि चैप्टर 8 को आईपीसी में रखने का पर्पस क्या है, क्यों इसको रखा गया है। तो चैप्टर 8 को आईपीसी में रखने का पर्पस ये है कि सबसे पहले तो ये पब्लिक अगेंस्ट ऑफेंस की बात करता है, यानी जो लोग पब्लिक ट्रंक्विलिटी की जो ऑफेंस अगेंस्ट जो ऑफेंस होते हैं, लोग प्रशांति के विरुद्ध तो उसके बारे में बात करता है। तो इस चैप्टर को रखने का जो पर्पज़ है वो यह है कि जो अनियंत्रित भीड़ होती है, जो जिसमें जो मॉब वगैरह होती हैं, उसको कंट्रोल आसानी से नहीं किया जा सकता, और जो जैसे राइटिंग जैसे ऑफेंस होते हैं, तो उन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए इस चैप्टर को इसमें आईपीसी में इसको रखा गया है। ठीक है। और सीआरपीसी में भी आप देखते होंगे जो अनलॉफुल असेंबली वगैरह कुछ होती हैं, तो 129 में उसमें बताया गया है कि कब उसके अगेंस्ट ऑर्डर जारी किया जा सकता है, रोकने के लिए कौन जारी कर सकता है। तो आप उससे भी वहाँ भी इसको क्या रिलेट कर सकते हैं। सबसे पहले जो चैप्टर 8 है ये क्या है, 141 से 160 तक सेक्शन में प्रोविज़न किए गए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और साथ ही इसको जानना भी बहुत आवश्यक है कि कब ये अनलॉफुल असेंबली हो जाता है, कब अनलॉफुल असेंबली की कैटेगरी में कोई ऑफेंस कब आएगा, कब कहेंगे कि ये अनलॉफुल असेंबली है। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है, मैं आपको आउटलाइन बता रही हूँ अभी, फिर रीड डाउन भी पूरा करके बताऊँगी, कि सबसे पहले उसमें 5 और मोर पर्सन होने चाहिए। अनलॉफुल असेंबली के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसमें 5 और मोर पर्सन हो और उन सब का कॉमन ऑब्जेक्ट हो। अब वो कॉमन ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो 141 में जो 5 पॉइंट जो दिए गए हैं, तो अगर वो ऑब्जेक्ट है उनका तो ही हम उसको अनलॉफुल असेंबली मानेंगे, अदरवाइज़ वो अनलॉफुल असेंबली नहीं समझा जाएगा। ठीक है। तो वो 5 पॉइंट कौन से हैं, ठीक है, कब मानेंगे और कब नहीं मानेंगे कि अनलॉफुल असेंबली नहीं है। ठीक है। तो इसके लिए हमें उन 5 पॉइंटों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले समझते हैं 5 पॉइंट। तो जो भी अनलॉफुल असेंबली है, जो भी डिज़ाइन की हुई है, 5 मोर पर्सन द्वारा डिज़ाइन किया हुआ है, और उनका क्या है, कॉमन ऑब्जेक्ट है। क्या कॉमन ऑब्जेक्ट है? सबसे पहला उनका कॉमन ऑब्जेक्ट ये है कि उनने जो फोर्स शो कर रहे हैं, जो यूज़ कर रहे हैं, वो किसके अगेंस्ट होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और या स्टेट गवर्नमेंट होना चाहिए, और या फिर वो क्या है, पार्लियामेंट होना चाहिए, स्टेट लेजिस्लेटिव होना चाहिए इनके अगेंस्ट, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो क्या है पब्लिक सर्वेंट है, और वो क्या है अपनी पब्लिक सर्वेंट की हैसियत में क्या है, वो अपने लॉफुल पावर का यूज़ कर रहा है। तो उसको क्या है, आप या तो उसको क्या कर रहे हो, या तो आप उसको फोर्स, क्रिमिनल फोर्स का उसके अगेंस्ट यूज़ कर रहे हो, या क्रिमिनल फोर्स को शो कर रहे हो, तो समझे तो यही माना जाएगा वहाँ पे कि आप अनलॉफुल असेंबली का कर रहे हो। और सेकंड बताता है कि आप किसी लॉफुल यानी लॉफुल का एग्जीक्यूशन उसको रेसिस्ट कर रहे हो, या लीगल प्रोसेस को रेसिस्ट कर रहे हो, तो भी यही माना जाएगा कि आप अनलॉफुल असेंबली कर रहे हो। ये इसका सेकंड पॉइंट है। और थर्ड पॉइंट वो बताएगा उसमें कि आप तो मिसचीफ कर रहे हो, या क्रिमिनल ट्रेस पास कर रहे हो, या एनी ऑफेंस, एनी टाइप ऑफ, इसी टाइप का कोई ऑफेंस है वो आप कमिट कर रहे हो। तो एनी ऑफेंस जो इसमें थर्ड पॉइंट में जो वर्ड यूज़ किया गया है वो आईपीसी की सेक्शन 40
जो सेक्शन 40 का पैरा थर्ड है, तो उसमें बताया गया है कि अनऑफेंस में क्या है। अनऑफेंस वो है जो लोकल लॉ या पर्सनल लॉ के अगर उनको इस कैटेगरी में फॉल किया गया है तो वो ऑफेंसेस में आएंगे। तो यहाँ ये अन जो शब्द है यानी अदर ऑफेंस है, तो इसके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अन ऑफेंस क्या हो सकते हैं। और इसका फोर्थ पॉइंट है, तो इसमें ये बताया गया कि बाय मीन ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स, यानी आप तो क्रिमिनल फोर्स कर रहे हो या क्रिमिनल फोर्स शो कर रहे हो किस व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को जो क्या कर रहा है, जो क्या है किसी प्रॉपर्टी का क्या पोजीशन रखता है, ठीक है, और या रखने का उसको इंजॉय, उस प्रॉपर्टी का कोई इंजॉयमेंट करने का राइट है उसको, ठीक है, और उस पर राइट है। और यानी यूज़ ऑफ वाटर, यानी किसी वाटर का कहीं लेने का, या कोई ऐसा इंजॉयमेंट है या ऐसा कोई उसका राइट है कि भविष्य में वो कभी यूज़ कर सकता है, तो आप उसको क्या है रेसिस्ट कर रहे हो, रोक रहे हो, क्रिमिनल फोर्स का यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पर भी आप लायबल हो जाओगे अनलॉफुल असेंबली के लिए। और फिफ्थ पॉइंट बताता है कि बाय मीन ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू कंपेल एनी पर्सन टू डू व्हाट ही इज़ नॉट लीगली बाउंड टू डू और टू ओमिट टू डू व्हाट इज़ लीगली इंटाइटल्ड टू डू। यानी आप जो फोर्स का यूज़ कर रहे हो या फोर्स जो उसको दिखा रहे हो, किसी ऐसे व्यक्ति को दिखा रहे हो कि वो कोई ऐसा एक्ट करे जिसे करने के लिए वो ना तो बाउंड है, लीगली बाउंड नहीं है, या किसी ऐसे एक्ट को ओमिशन करवा रहे हो जिसे करने के लिए वो बाउंड है, तो भी आप अनलॉफुल असेंबली कर रहे हो। ये भी तब भी ये क्या अनलॉफुल असेंबली में फॉल कर जाएगा। और इसमें एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि असेंबली विच वॉज नॉट अनलॉफुल, यानी जो कोई भी समूह या जमाव है, जो एक मॉब है, वो अनलॉफुल नहीं है। स्टार्टिंग में क्या अनलॉफुल नहीं है जब वह गठित हुआ था, लेकिन वह बाद में क्या अनलॉफुल हो सकता है यदि वह इनमें से कोई ऑब्जेक्ट वो क्या है अपना बना लेता है, तो फिर वो अनलॉफुल असेंबली में फॉल कर जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या है आपका इंटेंशन बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं होता। 141 में आपके लिए इंटेंशन बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि आपका इंटेंशन है कि नहीं है, और आपने कोई एक्ट किया है कि नहीं किया है। ये सब चीज़ें क्या है बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको यही सब चीज़ें ध्यान रखनी है कि कोई ये नहीं कह सकता सर मेरा तो कोई इंटेंशन ही नहीं था, मैं तो सिर्फ वहाँ पे इन लोगों ने कहा तो चला गया। तो ऐसा नहीं है कि आपका इंटेंशन है नहीं, आप उसके मेंबर थे, ठीक है। तो और आपको पता था उनका ऑब्जेक्ट, भले ही आपका इंटेंशन हो ना हो, आपने एक्ट किया हो ना किया हो, तो भी क्या है आप लायबल हो जाएंगे, ठीक है। ये 141 बात करती है। 142 बात करती है, वो क्या करती है अनलॉफुल असेंबली का मेंबर होना। तो 142 को हम रीड डाउन करते हैं अच्छे से। Whoever, being aware of facts which render any assembly an unlawful assembly, intentionally join that assembly or continue in it, it's said to be a member of unlawful assembly. अब आप सबसे पहले ये बताइए कि जो 142 है इसको रखा ही क्यों गया है। अगर मेंबर को पनिश नहीं किया जा सकता तो उसको इसीलिए रखाया कि भले ही आप एक्ट करो ना करो, लेकिन अगर आपको नॉलेज है कि जो वो भी जमाव है या जो भी अनलॉफुल असेंबली है और उसमें आप इंटेंशनली इन्वॉल्व हो रहे हो, आपको पता है कि ये अनलॉफुल असेंबली है और आपका इंटेंशन ठीक है मैं तो कुछ नहीं करूँगा फिर भी लेकिन ज्वाइन कर लेता हूँ क्या है उसमें, और या उसमें आप उसमें फिर भी कंटिन्यू बने रहते हो, तो आपको वहाँ पर ये समझा जाएगा कि आप उसके मेंबर हो, अनलॉफुल असेंबली के क्या हो आप मेंबर हो। तो भी आप क्या है एज अ मेंबर आप क्या है लायबल अनलॉफुल असेंबली के लिए लायबल हो जाओगे, ठीक है। अब 143 में पनिशमेंट की बात की गई है। पनिशमेंट किस केस के लिए कितना है, तो इसके लिए 6 मंथ या फाइन या बोथ हो सकता है, ठीक है। तो ये बहुत कुछ ज़्यादा याद करने की चीज़ नहीं है, तो एक बार पढ़ोगे तो आपको यूज़ हो जाएगी, ठीक है। और अब बात करते हैं 144 की
अनलॉफुल असेंबली आप डेडली वेपन के साथ यदि करते हो तो उसके लिए क्या होगा। तो इसमें सिर्फ आपको इससे कुछ नहीं होता, इसमें सिर्फ पनिशमेंट है वो बढ़ जाती है। बाकी सारे एसेंशियल 141 के ही रहेंगे और इसमें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा इसमें भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है हैं। और 145 पर भी आते हैं आप, जैसे ज्वाइनिंग और कंटिन्यू, यानी या तो आप बने रहते हो या ज्वाइन करते हो। इन अनलॉफुल नोइंग इट हैज़ द कमांडेड टू डिस्ट्रेस, यानी आपको पता है कि ऑर्डर किया जा चुका है कि कोई व्यक्ति ऐसे ऐसे स्थान पर इतने मोर व्यक्ति क्या है इकट्ठे नहीं हो सकते, फिर भी आप क्या करते हो उसको ज्वाइन कर लेते हो या उसमें बने रहते हो। आपको नॉलेज है, ऑर्डर कर दिया फिर भी आप जानते हो कि उसमें बने रहते हो, तो आपको पनिशमेंट वो क्या है 2 ईयर्स हो जाएगी पनिशमेंट। यानी उसको ऑर्डर करने के बाद यदि आप ज्वाइन करते हो तो पनिशमेंट आपकी यहाँ क्या बढ़ जाएगी, 2 ईयर्स हो जाएगी। ठीक है। और फिर आते हैं हम क्या है राइटिंग पे, 146 आ जाते हैं हम राइटिंग पे। तो राइटिंग क्या है, राइटिंग की हम बात करें तो अनलॉफुल असेंबली ही राइटिंग में कन्वर्ट हो जाती है सिर्फ 2 कंडीशन में। कब हो जाती है, जहाँ आप फोर्स और वायलेंसेस का यूज़ कर देते हो तो वहाँ पर वो क्या है राइटिंग बन जाता है। ठीक है, वहाँ पर वह क्या है राइटिंग का ऑफेंस हो जाता है। और अब आते उसके लिए पनिशमेंट 147 में दिया गया है आपके लिए, पनिशमेंट 147 में है। और 148 बात करता है डेडली वेपन के साथ अगर यदि आप राइटिंग करते हो तो उसके लिए भी आपको क्या है 3 ईयर्स की पनिशमेंट या फाइन या बोथ हो सकता है। डेडली वेपन ऐसी वेपन होनी चाहिए इससे आपको लगे कि किसी की डेथ कॉज हो सकती है या हो जाए, तो आपको फिर वहाँ पर पनिशमेंट ही बढ़ेगी और कुछ नहीं होगा। ठीक है, 148 बताती है। अब आते हैं हम 149, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, ये क्या बात करती है 149, तो 149 जो बात करती है कि एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्ट ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, यानी जो है क्या है अनलॉफुल असेंबली का एवरी मेंबर, जो उसका हर मेंबर है वो क्या है यदि उसने कॉमन ऑब्जेक्ट को कमिट करने के लिए क्या है कॉमन ऑब्जेक्ट के उसमें क्या है एक्शन में उसने क्या एक्ट किया है यानी अपराध किया है, तो वह क्या है अनलॉफुल असेंबली के लिए उसका हर मेंबर क्या है दोषी हो जाएगा। क्या बोलते हैं कि इफ़ एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय एनी मेंबर, यानी उसके किसी भी सदस्य द्वारा एनी मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट, किसमें समान उद्देश्य के अग्रसरण में उस असेंबली को, और सच एज अ मेंबर ऑफ दैट असेंबली नो टू लाइकली टू बी कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एवरी पर्सन who at the time of the committing of that offense is a member of the same assembly is guilty of that offense। यानी इसमें भी 149 में क्या सिर्फ 2 पार्ट्स बताए गए हैं, इसमें क्या है 2 पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। 2 पार्ट्स हैं इसमें, आपको 2 पार्ट्स में पढ़ना चाहिए ना कि एक में। सबसे पहले क्या किया जाता है कि आप अनलॉफुल असेंबली का मेंबर हो और उसके कॉमन ऑब्जेक्ट के उसमें क्या है आप क्या है कोई ऑफेंस कर रहे हो, ठीक है, या कोई ऐसा अपराध कर रहे हो जिसका उस उद्देश्य जो सब जमाव का उद्देश्य है यानी असेंबली का उद्देश्य है उसके एक्शन में कोई कर रहे हो। और दूसरा आप करते हो कि आपको नॉलेज है, आप नॉलेज के साथ एक्ट करते हो, आप जानते हो कि ये असेंबली है इन चीज़ों के लिए कॉन्स्टिट्यूट हुई है, तो अब आपको नॉलेज के साथ आप एक्ट करते हो तो आप क्या है उस अपराध के यानी अनलॉफुल असेंबली के लिए लाइबल हो जाओगे। ठीक है, तो 149 कॉमन ऑब्जेक्ट की यानी आप एवरी पर्सन लाइबल हो जाएगा उसके लिए। अब सब और यहाँ अब बहुत ही महत्वपूर्ण बात आती है, जैसे इसमें बात की गई है कि अनलॉफुल असेंबली के लिए मिनिमम 5
मेंबर होने चाहिए, मिनिमम 5 और मोर मेंबर होने चाहिए। तो क्या उनसे कम लोगों को 141 के ऑफेंस के लिए पनिश किया जा सकता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो सीधी सी बात है कि जब इसका एसेंशियल ही है कि 5 और मोर पर्सन, तो आप 5 या कम, उससे कम लोगों को क्या 149 या 141 के ऑफेंस के लिए क्या बोलते हैं, आप पनिश नहीं कर सकते, उसके लिए आप पनिश नहीं कर सकते। लेकिन आपको को पनिश अगर करना ही है तो आप उनको तभी पनिश कर सकते हो 5 से कम लोगों को, जब उनका क्या है कॉमन इंटेंशन प्रूव हो जाता है 34 के उसमें, तो आप कम लोगों को उसमें क्या अनऑफेंस के लिए आप पनिश कर सकते हो। अदरवाइज आप उसको पनिश, अनलॉफुल असेंबली की तो आप पनिश नहीं कर सकते, 5 से कम लोगों को आप बिल्कुल भी पनिश नहीं कर सकते हैं। ये सीधी सी बात है, ठीक है। और ये हमारा यहाँ तक के अनलॉफुल असेंबली का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया है। यहाँ तक तो आपको उनको रट के ही रखना है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं 150। तो अनलॉफुल असेंबली जो है, जो अनलॉफुल असेंबली के लिए क्या है, कोई व्यक्ति क्या है लोगों को क्या हायर करता है, यानी भाड़े पर लेता है, तो ये 150 बात करती है, ठीक है। उनको अपॉइंट करता है, कुछ भी करता है, ऐसे एम्प्लॉयमेंट करता है, तो भी 150 का ऑफेंस हो जाएगा, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को हायर करता है अनलॉफुल असेंबली के लिए, तो वहाँ पर क्या हुआ 150 में लायबल हो जाएगा हायर करने के लिए, ठीक है। और यदि 151 क्या बात करती है कि 5 और मोर पर्सन क्या कर सकते हैं, नोइंगली, उनको पता है कि उनको क्या है, वो जानते हैं कि उनको विधिवत जमा में डिस्प्रेस होने का क्या है ऑर्डर दे दिया गया, और तब भी उसमें बने रहते हैं, उसको ज्वाइन करते हैं, तो उनकी लायबिलिटी। अब हमें यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है कि 145 जो है और 151, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि 145 में जो समूह था वो ऑलरेडी क्या था कि अभी गठित हुआ नहीं था, फिर आप उसको करते हो, तो वहाँ पे ज़्यादा पनिशमेंट 2 साल की है। और यहाँ पर क्या है, गठित होने के बाद उसमें जानते हुए, यानी अब उसको डिस्प्रेस करने के लिए ऑर्डर दिया जा चुका, फिर आप उसमें ज्वाइन करते हो, तो वहाँ पर कम पनिशमेंट है, यानी वहाँ गठित नहीं हुआ, आप गठित कर रहे हो। तो ये दोनों में बेसिक्स डिफरेंस है, ठीक है। और अब बात करते हैं हम 152 की। 152 असॉल्टिंग और ऑबस्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट व्हेन सरप्राइजिंग राइटिंग, यानी जो पब्लिक सर्वेंट है आप उसके ऊपर क्या कर रहे हो, असॉल्ट यानी हमला और राइटिंग का यूज़ कर रहे हो, जब वो किसके लिए, सॉरी, बलवा राइटिंग को क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, सस्प्रेसिंग, यानी उसको क्या है दबा रहा है या हटा रहा है। तो आप उस पर क्या है इन सब चीज़ों का क्या यूज़ कर रहे हो, असॉल्टिंग कर रहे हो या उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, तो आपकी लायबिलिटी 152 में फिक्स हो जाएगी। यदि आप किसी पब्लिक सर्वेंट को क्या करते हो, ऑब्स्ट्रक्ट करते हो या असॉल्ट करते हो, तो आपकी लायबिलिटी किन चीज़ों के लिए ऑब्स्ट्रक्ट करते हो, राइटिंग के लिए या अनलॉफुल असेंबली के लिए 152 है, तो वहाँ पर आपकी लायबिलिटी 152 में फिक्स हो जाएगी, और आपको पनिश किया जाएगा 3 years इम्प्रिजनमेंट और फाइन या बोथ के लिए। ये आपके लिए पनिशमेंट होगी। किसके लिए, आप ऑब्स्ट्रक्ट या असॉल्टिंग पब्लिक सर्वेंट को किन चीज़ों के लिए कर रहे हो, जब वो राइटिंग या अनलॉफुल असेंबली को क्या कर रहा है, सस्प्रेसिंग कर रहा है या डिस्प्रेस कर रहा है, उसको हटा रहा है, उसको रोक रहा है, तब आप उस पर क्या है असॉल्टिंग और ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, तो आप वहाँ पर 152 में आपकी लायबिलिटी हो जाएगी, और आपको 3 years पनिशमेंट और फाइन या बोथ से आपको पनिश किया जा सकता है। और 153 में क्या बात की गई है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है,
तो 153 में सिर्फ आपके लिए सिर्फ राइटिंग की बात की गई है, ना कि अनलॉफुल असेंबली की। ये दोनों में डिफरेंस है। यहाँ सिर्फ राइटिंग के लिए आप सामने वाले को क्या कर प्रोवोक कर रहे हो राइटिंग करने के लिए किसी को, ठीक। और ये सिर्फ किसके लिए, राइटिंग के लिए है, ना कि अनलॉफुल, सिर्फ राइटिंग के लिए कर रहे हो आप, प्रोवोक कर रहे हो। और यदि ऑफेंस कर दिया जाता है, किसी ने राइटिंग कर दिया, आपने प्रोवोक किया, उसने कर दिया, तो आपको पनिशमेंट 1 ईयर होगी, ठीक है। और यदि राइटिंग नहीं की है तो आपको 6 मंथ की पनिशमेंट होगी। सिर्फ पनिशमेंट में डिफरेंस आएगा। और 153 सिर्फ राइटिंग की बात करती है। अब हम आ जाते हैं 153A में। तो इसको इंसर्ट किया गया था कब, इसको इंसर्ट नहीं, इसको सब्स्टिट्यूट किया गया है 153A की जगह, जो किया गया है 1969 में इसको क्या है सब्स्टिट्यूट किया गया है। यानी जो पहले सेक्शन उसके स्थान पर इसको सब्स्टिट्यूट किया गया है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, आपको इसको हेड नोट और पनिशमेंट याद रख सकते हैं, ठीक है। और 153B है, तो ये बात करती है इम्पुटेशन असर्शन एंड प्रेजुडिशियल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। यानी इंटीग्रेशन यानी जो अपनी नेशनल इंटीग्रिटी यानी राष्ट्रीय अखंडता है, उसको क्या है, आपको उसके अगेंस्ट कोई एक्ट कर रहे हो तो उसके लिए पनिशमेंट की बात करती है 153B, ठीक है। सेमी पनिशमेंट है ए और बी की, अब ये भी कुछ ज़्यादा वो नहीं है। अब आती है हमारे यहाँ से 154, 155 और 156। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। और इसको आईपीसी का एक तरह से अपन एक्सेप्शन कह सकते हैं, क्योंकि जो क्रिमिनल एक्ट होते हैं उनमें क्या होता है कि जो व्यक्ति ऑफेंस करता है पनिश भी उन्हीं को ही किया जाता है। और जो वाइकेरियस लाइबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो जनरली क्या है, इसमें अपराध विधियों पर क्या है लागू नहीं किया जाता है, क्योंकि जो एक्ट करेगा उसी की लाइबिलिटी होगी। लेकिन ये आईपीसी के कुछ 3 सेक्शन, तीनों सेक्शन है, ये इसके क्या एक्सेप्शन कह सकते हैं, आपके एक्सेप्शन है इसके। तो इनमें लाइबिलिटी सबकी अलग अलग है, इसको बोलते हैं प्रतिनिधिक दायित्व का सिद्धांत, ठीक है। तो 154 बात करती है कि किसकी बात करती है, जो ओनर है और ऑक्यूपायर है। ओनर और ऑक्यूपायर मीनिंग जो या तो पहला जो ओनर होती है यानी जिसकी लैंड है वो है, और ऑक्यूपायर जो है जो उसका क्या है यूज़ कर रहा है, ठीक है। ये दोनों व्यक्ति हैं, ठीक है। तो उनकी भूमि है जो लैंड है क्या है, उस पर क्या है अनलॉफुल असेंबली की जा रही है। उनको नॉलेज है, वो जानते हैं, ठीक है, या उनको इस बात का क्या हो एप्रीहेंशन है कि हो सकता है कि अनलॉफुल असेंबली हो जाए, और वो किसी को इन्फॉर्म, पुलिस अधिकारी को जो भी उसको इन्फॉर्म नहीं करते, तो उनको क्या 1000 क्या है तक के फाइन के लिए क्या है पनिश किया जा सकता है। सिर्फ इसमें यही है और इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं है, ठीक है। और जो वाइकेरियस लाइबिलिटीज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ 3 ही कंडीशन में लागू होता है, जिन 3 महासंव्यवहारों में। सबसे पहले होता है ऑनर और सर्वेंट का जो होता है, ठीक है, मास्टर और सर्वेंट का होता है, और पार्टनर्स पर ज़्यादातर लागू होता है। इन्हीं ये जो संव्यवहार है इन्हीं में ज़्यादा वर्क करता है ये। बाकी क्रिमिनल उसमें बहुत ही कम लागू होता है, ठीक है। और अब आते हैं कि 154 में है, यानी ऑनर और ऑक्यूपायर है, उनकी लाइबिलिटी फिक्स की गई है, ठीक है। और इन लाइबिलिटी को पता ही नहीं क्यों फिक्स किया गया है, कि सारे एक्ट ऐसा नहीं है कि आप सरकार के ऊपर छोड़ दो कि पुलिस का ही काम है कि वो हटाए। तो आपका भी तो है कि आपकी भूमि है, तो आप भी तो उसके लिए आपकी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपकी लैंड पर कोई एक्ट हो, कोई अनलॉफुल असेंबली कुछ भी किया जाता है तो आप इन्फॉर्म करो उसकी, आपके ऊपर भी तो इसलिए लाइबिलिटी कुछ दी गई हैं, ठीक है। सारे एक्ट पुलिस वाले ही नहीं, सारी ड्यूटी उन्हीं पर नहीं डाल सकते, ठीक है, सॉरी। तो उनके ऊपर नहीं डाल सकते अपन। और 155 जो बात करती है कि
उन पर्सन्स की बात करती है जिनके बेनिफिट के लिए राइटिंग की जा रही है, ठीक है। जिनकी बेनिफिट के लिए राइटिंग की जा रही है तो उनकी लायबिलिटीज़ क्या होगी, ये आप बेनिफिट कौन कौन प्राप्त करेगा, या तो उसका लैंडलॉर्ड हो या फिर ऑक्यूपायर होगा, तो उनकी लायबिलिटी फिक्स की गई। तो इसमें से जो पनिशमेंट दी गई 155 में वो क्या है, फिक्स नहीं, कितनी भी हो सकती है, ठीक है। और जो 154 में वो फिक्स है कि 1000 तक ही आप क्या है फाइन के लिए लायबल होगा, इससे अधिक के लिए नहीं, ठीक है। 156 में बताया गया है, 156 जो बताता है वो किसकी बात करता है, ऑनर और ऑक्यूपायर राइटिंग हॉज कमिट, ठीक है। यानी जो उसका एजेंट है, एक तरीके से इनका एजेंट है, ठीक है, वो राइटिंग कर रहा है तो उसकी लायबिलिटीज इसमें बात की गई है, ठीक है। तो इस पर केस जो मैनेजमेंट करता है जो उसका एजेंट है, तो उनकी लायबिलिटी 156 में फिक्स की गई है। यहाँ भी क्या फाइन की बात की गई है जो क्या फिक्स नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम 157 में। 157 में है अनलॉफुल असेंबली के लिए क्या है, आप क्या कर रहे हो, हार्बरिंग कर रहे हो किसी व्यक्ति को, यानी छिपा रहे हो, अपने यहाँ संरक्षण दे रहे हो, ठीक है। जो हार्बरिंग के लिए जिस व्यक्ति को भाड़े पर लिया गया उसको आप क्या, अगर मैं कहूँ सामने वाले व्यक्ति ने अनलॉफुल असेंबली के 4-5 छः व्यक्तियों को क्या हायर किया और खा के आप कुछ दिनों के लिए अपने यहाँ रख लो और इस दिन को हमें वहाँ जाके अपना कुछ अनलॉफुल असेंबली कुछ भी अपना काम करना है और इकट्ठे जमा होंगे ये करेंगे तो आप इनको रख लो, ठीक है। और यदि मैं रख लेती हूँ तो मेरी लायबिलिटी 157 में फिक्स हो जाएगी, यानी मैं उन लोगों को संरक्षण बचा रही हूँ, मैं उनको संरक्षण दे रही हूँ, ठीक है। तो मेरी लायबिलिटी कहाँ 157 में फिक्स हो जाएगी। तो जिसके लिए मुझे क्या 6 मंथ की पनिशमेंट फाइन या बोथ के लिए पनिश किया जा सकता है। अब आते हैं 158। अब मैं खुद जाऊँ, मैं कहूँ कि नहीं यार चलो मैं भी चलती हूँ, जा रहे हो तो मैं भी उसमें पार्टिसिपेट कर लेती हूँ, ठीक है। तो मेरी लायबिलिटी 158 में फिक्स हो जाएगी, ठीक है। यदि मैं खुद से जा रही हूँ तो मेरी लायबिलिटी 150 भाड़े पर मतलब रेंट पे किराया लेकर, तो मेरी लायबिलिटी 158 में फिक्स हो जाएगी, ठीक है। अब आते हैं हम अफेरी। अफेरी यानी दंगा। दंगा क्या होता है, तो दंगा क्या है, सबसे पहले उसमें 2 और मोर पर्सन होने चाहिए और पब्लिक प्लेस होना चाहिए, ठीक है। और उससे क्या पब्लिक पीस में डिस्टर्बेंस होना चाहिए, 2 और मोर पर्सन होना चाहिए, पब्लिक प्लेस होना चाहिए और उसमें क्या है पब्लिक पीस में क्या डिस्टर्बेंस होना चाहिए, तब मानते हैं कि वो अफेरी का ऑफेंस है 159। और इसके लिए बहुत ज़्यादा पनिशमेंट नहीं है 160 में, 1 मंथ इम्प्रिजनमेंट है और फाइन जो 100 रुपये का है, या दोनों, ठीक है, हो सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं है। तो पब्लिक प्लेस पे प्राइवेट प्लेस पे क्या होता है, पब्लिक प्लेस और प्राइवेट प्लेस दोनों ही, और इसमें क्या है जो राइटिंग है, सॉरी आई मीन अफेरी है, तो इसके लिए पब्लिक पीस का डिस्टर्बेंस होना बहुत ज़रूरी है, वेरी इसेंशियल, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि उससे पब्लिक पीस डिस्टर्बेंस, अगर पब्लिक पीस डिस्टर्बेंस तो वो अफेयर ही नहीं हो सकता है, बस ये मान के चलिए अगर उससे पब्लिक पीस डिस्टर्बेंस नहीं होता तो वो अफेयर ही नहीं है, ठीक है। ठीक है, आई होप आप सबको ये सेक्शन बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे और आशा करती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो का लाभ लें और अन्य लोगों को शेयर करें। जो भी व्यक्ति लॉ को समझना चाहते हैं वो खुद भी समझे और अपने अन्य जो भी उसके आसपास के लोग हैं, और एज ए स्टूडेंट या कॉम्पिटिटर ही नहीं, हमें लॉ का नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है। तो आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। आई होप आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल जानकारी रही होगी ये, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इसका पूरी तरह से अच्छा अपनी पढ़ाई में उपयोग करें और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और मैं और भी वीडियो आपके लिए नए नए लेकर आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।